ये जाएंगी कहीं कूदने, इनकी समझो कांच ही फंस जाएगी। बंगाली बाबू की कांच देखी, खुल जाती। मैंने सुना एक बंगाली बाबू लंदन की सड़क पर चले जा रहे थे, उनकी कांच खुल गई। वो कांच ही इतनी ढीली पहनते कि जमीन को सरकती रहे। तो किसी अंग्रेज ने कहा कि ये क्या है? तब बंगाली क्या जवाब दे? तो उसने अंग्रेज की टाई पकड़ के कहा कि ये क्या है? तो ये नेक टाई। उसने कहा ये बैक टाई। और क्या करोगे? ये बंगाली बाबू किसी झाड़ से कूदे, इनकी कांची फंस जाए, बैक टाई उलझ जाए, वहीं लटके हुए चिल्ला रहे हैं कि बचाओ। मैं नया यूनिवर्सिटी गया था, मेरे बगल में ही उनका कमरा था। पहली रात उनका पत्नी से झगड़ा हुआ और वो तो एकदम उठे और छाता उठाया, मरने जा रहे हैं और छाता ले जा रहे हैं कि मैं ये चला अभी मर जाता हूं, बहुत हो गया। मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी में तब पक्के मजबूत मकान नहीं बने थे। यूनिवर्सिटी नई नई शुरू हुई थी और एक मिलिट्री के कैंपस में शुरू हुई थी, तो एस्बेस्टस की सीट्स की ही बस दीवारें थी, सो आर पार सब सुनाई पड़ता था और छेद वगैरह में सब दिखाई भी पड़ता था। मतलब सिनेमा वगैरह जाने की कोई जरूरत ही नहीं। नाटक देखो, सर्कस देखो, हर चीज देखो, और घर में बैठे बैठे मुजरा देखो। अपनी कुर्सी सरका ली जरा और बैठ गए और मुजरा देखो। इधर एक मुजरा चल रहा है, उधर हटा लो, दूसरी तरफ दूसरा मुजरा चल रहा है। क्या क्या नहीं देखा है उन छेदों में, सब क्या कहना। तो मैं थोड़ा घबराया, कुर्सी सरकाई, मैंने देखा कि हो क्या रहा है। वो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। जब तक बात ही चल रही थी मैंने कहा कोई बात नहीं, मगर जब वो बोले कि मैं चला, मैं मरने जा रहा हूं, अब नहीं लौटूंगा, हो गया बहुत, तेरे साथ जिंदगी मेरा नरक हो गई, अपनी पत्नी से बोले। तो मैं थोड़ा चौंका, कुर्सी सरकाई, मैंने उनके देखा झांक के, वो तो अपना छाता उठा रहे हैं। छाता उठा के कोई मर नहीं जाता, कोई दम नहीं है इसमें। मगर मैंने कहा फिर भी कौन जाने, बंगाली पुरानी आदत बस छाता उठा रहा हो, क्योंकि जब भी वो निकलते छाते ही लेके निकलते, चाहे पानी गिरे न गिरे, धूप हो न हो, छाता तो होना ही चाहिए। बंगाली हो और छाता हो, ये नहीं हो सकता। तो उनके साथ पुरानी आदत में जल्दी से उठाया, वो निकल गए। मैंने कहा कि मुझे बोलना चाहिए नहीं, मेरी पहचान भी नहीं थी, तब तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। फिर भी मैंने दरवाजा खटखटाया। मैंने पत्नी से कहा कि अगर मेरी कोई सहायता की जरूरत हो, यदि भी मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए, अजनबी हूं, ज्यादा अजनबी भी नहीं, क्योंकि सब देख रहा था मैं छेद से। जो हुआ है सब मेरी आंख के सामने हुआ है, चश्मदीद गवाह हूं। अभी आपके पति चले गए हैं छाता लेके कहीं मरने के लिए। वो पत्नी बोली आप फिक्र न करें, आप नए आपको मालूम नहीं, ये तो आए दिन की बात है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। और वो तो थोड़ी देर में आ गए। पत्नी ने पूछा कैसे आ गए? कहने लगे पानी गिरने लगा। जुलाई के दिन थे। तो मैंने सोचा कि हद होगी, फिर मैंने कुर्सी सरकानी पड़ी मुझे। मामला क्या है, छाता तो ये आदमी ले गया था। तो पत्नी ने कहा तो छाता तो ले गए थे। तो कहा छाता सुधराया कहां है, खुलते ही नहीं। वर्षा आ गई, कितनी दफा कहा कि छाता सुधरवा के रखो, और इनको मैं रोज इसी छाता को लेके घूमते देखता था, तो ये खुलते ही नहीं। काहे के लिए लेके घूमते थे? मगर आदतें, बड़ी आदतों बस लोग जी रहे हैं। कोई चुटैया बढ़ाए हुए आदत से, काहे के लिए बढ़ाए हुए कुछ पता नहीं। कोई जनेऊ कान में लपेट रहा है, किस वजह से कुछ पता नहीं। मगर बाप दादे लपेटते रहे तो वो भी लपेट रहा है। तिलक लगाए हुए हैं, काहे के लिए लगाए हुए हैं कुछ पता नहीं। चली आई पुश्तैनी तो कर रहे हैं। बाप दादे भी छाता लिए घूमते रहे, वो बाप दादों के जमाने का छाता होगा। जब मेरी उनसे पहचान हुई तो मैंने कहा पहला काम तो मुझे ये करना है, मुझे आपका छाता खोल कर देखना। बोले क्यों?
मैंने कहा कि जब इसको आप लेके घूमते हैं, और ये क्या छाता जब मरने के वक्त भी काम ना आया। और मैंने कहा जब मरने ही आप जा रहे थे, अरे तो क्या भीग ही जाते तो क्या बिगड़ रहा था? बोले अरे भीग जाओ और निमोनिया हो जाए। अरे उनके मरने वाले को क्या फिक्र निमोनिया वगैरह की। उन्होंने कहा अरे मरना मरना किसको है जी, तो गुस्से में बात कह दी। ऐसे तो मैं कई दफे चला जाता हूं। फिर तो मुझे उनकी कई कहानियां पता चली विश्वविद्यालय में। धीरे धीरे जब और लोगों से पूछा मैंने, भाई ये मरने जाते हैं बार बार, तो उन्होंने कहा अरे इनकी बातों का कुछ सार नहीं है। सागर यूनिवर्सिटी के नीचे ही मकरोनिया स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन, बस 2 दफे तो गाड़ी रुकती थी उसमें 24 घंटे में। वही गाड़ी आते वक्त रुकती, वही गाड़ी जाते वक्त रुकती, और तो वहां कोई गाड़ी रुकती नहीं थी। सो उनको पता था कि गाड़ी कब आती, जब गाड़ी आती तब वो जाते नहीं थे। और 24 घंटे में 2 ही दफा आती थी गाड़ी। सो समझो 3-3 मिनट रुकती थी, 6 मिनट छोड़ के, बाकी कभी भी मरने चले जाते थे वो। और गाड़ी भी एक ही पटरी पर रुक सकती थी। स्टेशन पर 2 पटरियां थी। एक पटरी पता नहीं कब से उपयोग में नहीं आई थी, उस पर जंग चढ़ी हुई थी, वो उसी पे लेट जाते थे जाके। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे चला गया। जब मैंने देखा कि आज दिखता है, उन्होंने बिल्कुल पक्का ही इरादा कर लिया मरने का, क्योंकि वो टिफिन भी ले जा रहे थे। छाता बगल में दबाए, टिफिन लिए। मैं होटल में बैठा था जहां उन्होंने टिफिन तैयार करवाया, तो मैंने होटल के मैनेजर से पूछा कि बात क्या बोलूं। जब बहुत ही गुस्से में होते हैं टिफिन तैयार करवा लेते हैं, घर नहीं खाना खाते। अभी जाएंगे कहां, ये मरने जा रहे हैं। तो वाह भाई, मैं पीछे हो लिया। मैंने कहा मैं आज देख ही लूं पूरा राज। गए, वो टिफिन लगा के पास रख के, छत्ता अपने सिर के नीचे रख के, और पटरी पे सो रहे, जिस पे ऐसी जंग लगी थी कि जिस पे शायद बाबा आदम के जमाने से कोई गाड़ी चली ही नहीं थी। खराब थी पटरी या क्या था, जो भी हो, उसके बीच बीच के पटिए भी उखड़ गए थे। मैंने उनसे पूछा कि भट्टाचार्य महोदय, बोले आप यहां क्यों आए? मैंने कहा कि जिज्ञासावश चला आया हूं, और अब आखिरी समय है आपका, फिर मिलना हो या ना हो, 2 बातें मुझे पूछनी है। एक तो ये कि ये पटरी दुनिया जानती कि इस पर कोई गाड़ी नहीं आती, आप दूसरी पटरी पर लेट हैं। उन्होंने क्या मुझे मरना है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? एकदम गुस्सा हो गया। नहीं, मुझे मारना नहीं आपको, मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं कि अगर मरना है, मैं आपकी जगह होता तो उस पटरी पर लेटता। और दूसरा सवाल मुझे पूछना, आपको नहीं मरना, आपकी मर्जी, जिस पटरी पर लेटना हो लेटो, आपकी जिंदगी। दूसरा सवाल ये कि टिफिन, आप टिफिन क्यों ले आए? अरे बोले गाड़ी कभी कभी इतनी लेट हो जाती कि क्या भूखे मरना? मैंने कहा फिर आप मजा करो, मतलब ये एक तरह की पिकनिक है, मरना करना नहीं है। मरने का सवाल भी नहीं है। तुम्हारे प्राणों की अंतरतम आकांक्षा जीवन को विराट करने की, मरने की नहीं है। अभीप्सा जीवन की है, मृत्यु की कोई अभीप्सा नहीं है। मृत्यु तो एक विकृति है। जब तुम मृत्यु को चाहने लगते हो, उसका अर्थ है तुम जीवन में हार गए, तुम जीवन में पराजित हो गए, तुम ऐसे हार गए हो कि अपने को मुंह दिखाने योग्य नहीं समझते। अब तुमको लगता है मृत्यु को ही ओढ़ लें कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब और पराजित होने की हिम्मत ना रही, अब और एक कदम उठाने का साहस ना रहा। मरने की नहीं जल्दी स्वभाव, पहले मेरे पहलू में जीना सीखो, और जिसने मेरे पहलू में जीना सीखा वो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। मृत्यु वगैरह की बात ही नहीं। और अमृत को उपलब्ध होकर मरो तो मरने का मजा है, तो मरने में एक रस है, क्योंकि फिर तुम नहीं मरते। जो मरणशील था तुम में वही मर जाता, वो मरे ही था।
देह गिर जाती और तुम शाश्वत में लीन हो जाते हो। तुम कहते हो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कातिलों के हाथ से मरना है? अरे मेरे हाथ से मरो। कातिलों के हाथ से मर के कहां जाओगे? कातिलों के हाथ से मरोगे तो फिर पैदा होगे कि कातिलों को मारना है। अब इसी तरह तो चक्कर चलता जीवन का, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन। मेरे हाथ से मरो, गुरु के हाथ से मरो, ताकि फिर दोबारा पैदा ही ना होना पड़े, ताकि फिर दोबारा इस उपद्रव में पड़ना ही ना पड़े। ऐसे मरो कि अमृत को पाल लो और स्वभाव पा सकते हो, तैयारी है। जरा पंजाबीपन की जो आखिरी थोड़ी सी रूपरेखा रह गई उसको भी विदा कर दो, उसको भी अब कह दो कि नमस्कार, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल। आ गए हो किनारे अब उस दुनिया के जहां मेरा जगत शुरू होता है। यह सब उपद्रव बिल्कुल स्वाभाविक हैं जो हो रहे हैं मेरे विरोध में। ये न होते तो आश्चर्य होता, ये हो रहे हैं तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। इनको हम मौज से लेंगे, इनको गाते नाचते लेंगे। तुम्हें मैंने सिखाया कि जियो नाचते हुए, मरो नाचते हुए। अब एक मौका आ रहा, लड़ो नाचते हुए। कुछ बचे ना, सबको नाच से भर देना है। दूसरा प्रश्न, भगवान, महिलाएं सदा भैरवी, चंडी, दुर्गा और काली की तरह क्यों पेश आती? मुझसे उनका विकराल रूप देखा नहीं जाता। सदगुरु साहिब, क्या यही महिलाओं का असली चेहरा है? संत महाराज, महिलाओं का कोई कसूर नहीं। आदमी ने उन्हें इतना सताया है कि अपने बचने के लिए ही उन्हें भैरवी, चंडी, दुर्गा और काली हो जाना पड़ा, आत्मरक्षा के उपाय में। और आत्मरक्षा का तो सबको अधिकार है। आदमी ने इस बुरी तरह स्त्रियों को सताया है, सदियों से सताया है कि स्त्री भी क्या करे, कैसे तुमसे जूझे। तो उसने भी ईजाद कर ली हैं सूक्ष्म तरकीबें, और निश्चित ही उसकी तरकीबें सूक्ष्म होंगी, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसे मसल्स तो नहीं, तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा शरीर तो नहीं है। पुरुष से वो शरीर की दृष्टि से लंबाई में भी कम है, बल में भी कम है, शरीर की दृष्टि से। तुमसे अगर मारपीट करे तो नाहक कुटती पिटती है। तो उसने भी अपनी तरकीबें निकालनी। मनुष्य के मन का यह एक गुण है कि वह हर स्थिति में अपना समायोजन खोज लेता है।
उसको ऐसी तरकीबें निकालनी पड़ी जिनसे तुम बचाव भी ना कर सको। तुमने उसे सताया है। पुरुष ने स्त्री को अब तक स्वतंत्रता नहीं दी, समानता नहीं दी। और देशों की तो बात छोड़ दो, अमेरिका जैसे देश में जहां की स्त्रियों को सर्वाधिक स्वतंत्रता है, अभी राष्ट्रपति का चुनाव रीगान लड़ रहे हैं, उनके चुनाव जीतने की संभावना है। कार्टर की तो सब हंसी की खुशी खो गई। अब उनके 24 ही दिखाई नहीं पड़ती, अब उनके दांत दिखाई नहीं पड़ते। वो दिन गए, लद गए। अब तो नैया डूबी डूबी। तो रीगान के जीतने की संभावना है। और तुम चकित होगे जान के, अगर अमेरिका में रीगान जीतते तो उसका अर्थ है मनुष्य जाति के जीवन में एक दुर्भाग्य का प्रारंभ। क्योंकि अमेरिका अकेला देश है जहां स्त्री पुरुष के करीब 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 आ गई है। रीगान के चुनाव के मुद्दों में एक मुद्दा यह है कि स्त्री को समान अधिकार नहीं होना चाहिए। रीगान स्त्री विरोधी, बाबा तुलसीदास के चेला मालूम होते। ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न होंगे। दकियानूसी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां से क्या क्या रंग ढंग लेके आ जाते। रीगान जिंदगी भर फिल्म अभिनेता रहे और स्त्री की समानता का अधिकार मानने को राजी नहीं। स्त्री को समानता दो, लेकिन समानता का अर्थ गलत मत समझ लेना। एक महिला है नीलिमा चटर्जी, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या आप स्त्री को पुरुष के बराबर नहीं मानते, क्योंकि कई दफे आप स्त्रियों की मजाक उड़ाते। मैं स्त्रियों के बहाने पुरुषों की ही मजाक उड़ाता हूं। जरा बारीक बात है, स्त्रियों की दुर्दशा किसने की है? पुरुषों ने की है। लेकिन नीलिमा चटर्जी को मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री को मैं पुरुष के समान तो मानता हूं, लेकिन समान के दो अर्थ होते हैं। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, इक्वलिटी और सिमिलैरिटी। स्त्री समान है इक्वलिटी के अर्थ में, उसको समान अधिकार है जितना पुरुष को, लेकिन सिमिलर, पुरुष जैसी नहीं है, उस अर्थ में समान नहीं। स्त्री अगर पुरुष जैसे होने की कोशिश करेगी तो यह परिणाम होगा जो संत महाराज कह रहे हैं, वो चंडी हो जाए, दुर्गा हो जाए, काली हो जाए। क्योंकि पुरुष जैसे होने का मतलब दंड बैठने लगा है। पुरुष जैसे होने का मतलब है कि पुरुष जो नालायकियां करता रहा वो भी करे। क्या तुम पुरुष से ही तुम्हारा मन नहीं भरा? काफी तो नालायकी हो चुकी। मगर वही भ्रांति पैदा हो रही है। इसलिए मैं कभी कभी स्त्री स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलता है उसका मजाक उड़ाता हूं, क्योंकि वो आंदोलन बुनियादी रूप से गलत आधार पर चल रहा है। वो आंदोलन बुद्धों से चल सकता है। उस आंदोलन को चलाने के लिए एक चेतना की ऊंचाई चाहिए। वह आंदोलन प्रतिक्रिया से नहीं चल सकता। अगर स्त्रियां सिर्फ प्रतिक्रिया करती और पुरुष जैसा होने की कोशिश करती तो उपद्रव बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। और वो हो भी जाएंगी पुरुष जैसी तो भी एक बात ख्याल रखना, वो नंबर 2 की ही पुरुष रहेंगी, नंबर 1 की नहीं हो सकती।
अगर ये दौड़ बढ़ती ही गई तो क्या क्या उनको नहीं करना पड़ेगा, जरा सोचो। पुरुषों जैसे कपड़े उन्हें पहनने पड़ रहे हैं जिसमें वो भद्दी मालूम पड़ती, अभद्र मालूम पड़ती। उनके देह के लिए, उनके देह के अनुपात के लिए पुरुषों जैसे कपड़े ठीक नहीं आते। वो पुरुष की देह के लिए ठीक है। स्त्रियों के पास एक सुंदर देह है, वैसी देह पुरुषों के पास नहीं। स्त्री को उसकी देह के अनुकूल कोमल